वेलकम एवरीवन। इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कॉमन सा टॉपिक है जो लगभग जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के सिलेबस में ये टॉपिक चलता है, जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन। तो ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरह से करके दो टॉपिक्स हैं जो हम साथ साथ ही पढ़ते हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को। तो उसमें से हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डबल इंटीग्रेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डबल इंटीग्रेशन, तो जो पूरा मैटर है इसके अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन ही है। अब वो डबल है मीन्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा और उसके अलावा ऐसा कोई और अलग से कोई मतलब सिलेबस का कोई और अलग पार्ट नहीं है। सिर्फ हमको इंटीग्रेशन ही करना है। जैसे हम सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन के कुछ अपने थोड़े बहुत रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग की जो अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसका जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप समझेंगे कि जो डबल इंटीग्रेशन होता है उसको लिखने का तरीका और जो लिखा हुआ इंटीग्रेशन है उसको समझना, बस वो कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अगर हमको कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार कि जो कंसेप्ट हमारा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हमको करना किस तरह से है, वो चीज़ जो लिखी हुई है वो हमको समझ में आनी चाहिए। तो उसके बाद में क्वेश्चन तो को जो करने का मेथड है वो पूरा का पूरा जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वही मेथड रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डबल इंटीग्रेशन को, जिसका सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नोटेशन कि हम इसको लिखते किस तरह से हैं डबल इंटीग्रेशन को। देखो, इंटीग्रेशन को डिनोट करने का तरीका ये होता है और हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो जस्ट उसी की तरह से हम यहाँ पे हमको डबल इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ मिलेगा और जो फंक्शन होगा हमारे पास, अब डबल इंटीग्रेशन है। जब हमने 11th-12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने, तो वहाँ जो इंटीग्रेशन चलता है वो सिंगल वेरिएबल में चलता है और इसके अलावा उसके साथ अगर कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट होते हैं उसके साथ में। यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन है तो ये डबल इंटीग्रेशन 2 वेरिएबल्स में ही होगा कि यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इसका जो नोटेशन होता है वो होता है इस टाइप का कि कोई फंक्शन है जो 2 वेरिएबल्स में है fxy और उसके बाद dx dy, इस तरह से 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन होगा और जो लिमिट्स हमको लगी हुई मिलेंगी इस पे, तो ये लिमिट लग रही है मान लिया x1 से x2 और y1 से y2। तो अब ये क्वेश्चन है और इसी तरह से जो हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो उसके अलावा इसमें कुछ और वापस से इसको रिपीट में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है और ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, इसके 2 या 3 कंसेप्ट हैं, उसके अलावा जो है वो इंटीग्रेशन ईजी है। तो देखो, समझते हैं कि फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। एक कंसेप्ट इसका है कि ये dx dy जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है, और एक ये लिमिट्स है कि x1 से x2 और y1 से y2। ठीक है, तो यहाँ तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये x1 से x2 तक जो लिमिट है ये x की लिमिट है और y1 से जो y2 की लिमिट है ये y की लिमिट है। तो यहाँ तो क्योंकि सिर्फ ये नोटेशन है, एक जर्नल जो नोटेशन होता है वो नोटेशन है जो सिर्फ समझाने के लिए है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे फिर x1 x2 नहीं लिखा होगा ना y1 y2, वहाँ पे या फंक्शन लिखे होंगे और या फिर कुछ कांस्टेंट नंबर्स होंगे। तो अभी आपको इसको समझना है कि ये dx है ये dy है। अभी किस तरह से समझना है कि जैसे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ये एक dx और एक dy, तो पहले इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करते हैं तो वो आप दोनों ही चीज़ों से समझ सकते हैं। मेन तो है हमारी लिमिट, क्योंकि ये dx dy का क्रम तो हमको कभी जर्नली dx dy जो लिखते हैं वो भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन हमको जो इसका क्रम समझना है वो क्रम समझना है यहाँ से। और अगर लिमिट्स कांस्टेंट में दी हुई है तो हमको जो क्रम है वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे dx dy से। ठीक है, कैसे कि ये लिमिट्स हैं y की,
और ये लिमिट्स है x की। x की लिमिट बाद में अप्लाई होगी, मीन्स जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये जो फर्स्ट में जो इंटीग्रेशन का साइन है ये बाद में सॉल्व होगा। पहले जो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा वो होगा ये वाला, कि ये जो बाद में इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है ये पहले सॉल्व होता है, ये बाद में सॉल्व होता है। ये पहले सॉल्व होगा, ये किसका इंटीग्रेशन है, y का, और ये y लिख कहाँ रहा है, देखो बाद में। तो इसका मतलब जो पहले लिख रहा है वो पहले सॉल्व नहीं होगा। किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हमको पहले सॉल्व करना है वो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो जो dy है या dx है, तो जो हम पहले सॉल्व करेंगे वो इस साइड से पहले लिखा होगा। और लिमिट्स में ये तरीका होता है कि जो लिमिट आगे लगी हुई है वो बाद में सॉल्व होगी और जो इधर लगी हुई है फंक्शन के साथ में वो पहले सॉल्व होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है कि ये जो आगे लिमिट लगी है वो बाद में सॉल्व होगी, ये पहले होगी। इसमें जस्ट उल्टा है, जो बाद में लिखा हुआ है उसके सापेक्ष पहले समाकलन होगा और जो पहले लिखा हुआ है उसके सापेक्ष बाद में समाकलन होगा। तो मीन्स इसको जब हम क्वेश्चंस में लिखते हैं तब किस तरह से लिखना है आपको कि ये जो इंटीग्रेशन है x1 से x2 यानी कि जो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि उसकी लिमिट इधर पहले लगी हुई है और पहले ये अंदर वाली जो फंक्शन के साथ लगी है वो सॉल्व होती है। तो हम जो पहले सॉल्व होगी उसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि पहले जो सॉल्व होगी वो होगी y1 से y2। फंक्शन एक ही है fxy। जब हम अब यहाँ पे ये लिमिट किसकी है, y की, तो ये सबसे पहले जो समाकलन होगा वो होगा y के सापेक्ष, यानी कि जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष पहले होता है समाकलन। और यहाँ पे अब हम इसको बंद कर देंगे। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा और बाद जो वैल्यू आएगी इसकी या जो फंक्शन आएगा या कांस्टेंट नंबर आएगा ये सॉल्व होने के बाद में, जो यहाँ पे इसकी ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद में जो यहाँ पे फंक्शन बनेगा या जो भी नंबर बनेगा उसका हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जनरली हमको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा फंक्शन, उस फंक्शन को हमको इस तरह से सेट करना है कि एक ब्रैकेट में जिसको पहले सॉल्व करना है उसका साइन और उसका जो जिसके सापेक्ष हम वेरिएबल जो है हमारा इंटीग्रेशन का ये साइन है कि इससे डिनोट करते हैं हम इंटीग्रेशन को dy से, तो वो और इंटीग्रेशन की लिमिट, तो ये सारा हमको एक साथ एक ब्रैकेट में बंद करना है कि पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होने के बाद में ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई होगा और ये x के सापेक्ष और इसकी जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझ लेना कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन है ये fxy यानी कि दो वेरिएबल्स में ये फंक्शन है x और y दोनों में, तो यहाँ पे हम समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। और चूंकि दो वेरिएबल है, x भी कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल ही है, तो फिर हम समाकलन कैसे करेंगे, तो क्या करना है, जब y के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हम x को कांस्टेंट लेके चलेंगे कि और जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा और y मान लो कि फंक्शन सॉल्व होने के बाद भी उसमें y की टर्म्स बच जाती हैं, तो जब हम या फिर अगर पहले कभी x के सापेक्ष सॉल्व करना हो हमको इंटीग्रेशन, जैसे ये साइन अगर उल्टा लिखा हुआ मिलता कि ये dx dy की जगह dy dx लिखा होता तो पहले हम x को सॉल्व करते, तो जिसको पहले सॉल्व करते हैं चाहे x हो चाहे y हो, तो जिसको पहले सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करते टाइम या उसका इंटीग्रेशन करते टाइम जो दूसरा वेरिएबल बच जाता है उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये इस इंटीग्रेशन का एक रूल है। उसके अलावा जो सिर्फ इंटीग्रेशन के हमने पुराने जो मेथड्स पढ़े हैं, जो फार्मूलाज पढ़े हैं, उसी फार्मूले जो भी फार्मूलाज हैं उन सब से ही इंटीग्रेशन होगा और उसी तरह से ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है जो सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व होने के बाद में ये वापस से जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है।
तो ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के दो पार्ट्स हैं कि जैसे हमने यहाँ जर्नली लिख दिया कि dx dy वाला क्रम हो सकता है, तो dx dy वाला क्रम होगा तो लिमिट्स इस तरह से होंगी। तो ये तो जस्ट जो सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसमें लिमिट्स डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर में अप्लाई होगी और dx dy जो है किसी भी क्रम में लिखा हो उस क्रम में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके अलावा थोड़े से टफ या थोड़ा और एक लेवल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस का, तो उसके दो तरीके हैं कि वो दो क्रम होंगे कि या तो dx dy होगा और या dy dx होगा। तो लिमिट्स अगर कांस्टेंट नंबर में है तब तो हम इस तरह से उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक लिमिट के और एक तरीका और है लिमिट का, तो वो हम dx dy में और dy dx में दोनों ही क्रम में उसको देखेंगे कि अगर लिमिट्स फंक्शन के रूप में लिखी हुई हो कि यहाँ तो कांस्टेंट नंबर वाला सिस्टम हमने लिखा है कि कांस्टेंट है तो ये वाला आप तरीका अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज इसका जो है वो कंसेप्ट एक बार पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका है कि लिमिट्स जो है वो फंक्शंस के रूप में लिखी हुई हैं, तब हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और दोनों ही क्रम में हम बात करेंगे दोनों टाइप के क्वेश्चंस की कि अगर dx dy है या dy dx है तो किस तरह से आपको लिमिट मिलेगी और किस तरह से आपको सॉल्व करनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि if A be the area bounded by the curves y बराबर f1x and y बराबर f2x, x बराबर a and x बराबर b। यहाँ पे y के दो मान हैं या y की दो लिमिट्स हैं जो है f1x और f2x। अब यहाँ पे जो y है वो फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स y की जो लिमिट्स हैं वो फंक्शन की फॉर्म में है और जो x की लिमिट्स हैं वो एक कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में है। देन द डबल इंटीग्रेशन, या तो समझेंगे इसको। देखो ये जो यहाँ पे इनका क्रम है ये तो आप पिछले उसमें जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन इसका, उसमें आप देख चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बाद में लिखा है यानी कि जो dy है वो हम पहले सॉल्व करेंगे और dx को करेंगे बाद में सॉल्व। तो यहाँ पे ये बाद में जो लिखा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। और अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो लिमिट्स हैं y बराबर f1x और y बराबर f2x, ये y की लिमिट्स हैं कि y जो है उसका मान फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। वो फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में जो y की जो लिमिट्स हैं वो दी हुई है कि यहाँ भी x का कोई फंक्शन होगा, यहाँ भी x का कोई फंक्शन होगा। और ये x अब इजीली यहाँ से क्लियर है कि जब ये y की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये x की वैल्यूज़ हैं। तो ये मान x के हैं, ये y के हैं, तो y पहले अप्लाई होगा, मीन्स y के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन है वो पहले होगा। तो जब y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा तो इसको हम वापस से भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था कि पहले ये वाला इंटीग्रेशन ये सॉल्व होगा y के सापेक्ष जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा और इंटीग्रेशन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे y की, वो y की लिमिट्स है फंक्शन की फॉर्म में और वो फंक्शन है x के टर्म्स में। तो मीन्स जो सॉल्व होने के बाद में जो फंक्शन आएगा वो पूरा का पूरा x में आ जाएगा और फिर हम x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे a टू b या कांस्टेंट। तो इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो कि इस टाइप से ये कोई क्वाड्रेंट है, हम पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ये वाला, कि कोई एरिया है, वो एरिया किस किस से बाउंडेड है कि दो तो कर्व हैं y बराबर f1x और y बराबर f2x और x की दो लिमिट्स है, एक x बराबर a से x बराबर b। तो x बराबर a से और x बराबर b के यहाँ पे हम दो कोई भी लिमिट्स ले लेंगे कि ये x बराबर a है और ये x बराबर b। तो यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं कि जैसे ये कोई कर्व है और एक कर्व है ये वाला, इस तरह से कि एक कर्व है ये y बराबर f1x कि y की लिमिट्स जो है वो कर्व की फॉर्म में दी हुई हैं और y बराबर
x, ये x की वैल्यूज़ हैं x बराबर a से x बराबर b तक। तो ये जो बाउंडेड एरिया है जिसको dA से डिनोट किया हुआ है कि ये जो एरिया है उस एरिया का पूरे का हमको इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं dx और dy की फॉर्म में। और अब जब भी यहाँ पे हम एक इस तरह से एक पट्टी बनाते हैं छोटी, इसका क्रम हमेशा ध्यान रखेंगे। जब dx dy होगा यानी कि x बाद में सॉल्व होगा कि x की जो लाइंस हैं वो बाउंडेड जो लाइंस हैं वो x की फॉर्म में है, यानी कि x की फॉर्म कर्व की फॉर्म में y की लिमिट है और कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में x की लिमिट है। तो जो कांस्टेंट नंबर वाली फॉर्म होती है उसके पैरेलल ये लाइन बनाते हैं हम हमेशा। इससे क्या होगा, इस लाइन का यूज़ हम करते हैं लिमिट डिसाइड करने में। यहाँ इसका हालांकि कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये लाइन बनानी आनी चाहिए क्योंकि हम इसके बाद में भी इसके काफ़ी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो वो चीज़ आप यहीं से ध्यान रखते जाएंगे तो ये क्या है, हैबिट में आ जाएगी कि कौन से कर्व में हमको ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी होती है। तो ये एरिया है जस्ट समझने के लिए कि जो y है वो दो फंक्शंस की फॉर्म में है कि दो कर्व हैं, वो दो कर्व जो है वो इन दोनों लाइन से बाउंडेड है। तो ये जो एरिया बनता है पूरा, इस पूरे एरिया का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y की लिमिट्स फंक्शन की फॉर्म में और x की लिमिट्स कांस्टेंट की फॉर्म में। और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था इस तरह से कि a टू b, और जो पहले सॉल्व होगा उसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे कि y बराबर f1x से y बराबर f2x और ये f ऑफ xy इंटू dy, पहले dy का इंटीग्रेशन करेंगे और जब ये सॉल्व हो जाएगा तब dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये आपके यूज़ आएगा कब, जब जो लिमिट्स हैं वो फंक्शन की फॉर्म में दी हुई होंगी। यहाँ पे अगर x के टर्म्स में ये लिमिट्स हैं तो हमको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। इसके जस्ट अपोजिट dy dx वाला कंसेप्ट है तो वो और देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं उससे पहले। तो इसके अपोजिट इसको समझेंगे कि अगर जो लिमिट्स हैं उस x की हैं वो y की टर्म्स में है यानी कि फंक्शन के फॉर्म में है और जो y की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो हम इंटीग्रेशन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो वही एरिया कि इफ़ a बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू फाई 1y और x इक्वल टू फाई 2y। तो यहाँ पे x की जो लिमिट्स हैं वो फाई की फॉर्म में है यानी कि फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में है कि यहाँ पे जो x है वो भी y का फंक्शन है और जो x की जो अपर लिमिट है वो भी y का फंक्शन है और y की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो कैसे लिखेंगे देखो इसको, यहाँ पे अभी इसका क्रम भी यहाँ पे देखो चेंज हो गया कि जब ये वाला क्रम होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आगे इंटीग्रेशन का साइन है वो इसका है यानी कि dy का है। dy की लिमिट्स हैं c से d, ये कांस्टेंट नंबर, और जो पहले सॉल्व होगा यानी कि जो dx सॉल्व होगा उस x की लिमिट्स हैं x इक्वल टू फाई 1y से और फाई 2y, यानी कि फंक्शन दोनों ही हैं जो फंक्शन ऑफ y है। तो ये फॉर्म रहेगा जब अपोजिट होगा dy dx होगा, या फिर यहाँ पे y के फॉर्म में अगर फंक्शन जो लिमिट है वो y का फंक्शन है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और जो यहाँ पे कर्व भी समझ लेते हैं कि जो कर्व बनेगा इस बार वो कर्व बनेगा किस तरह से, अब की बार जो ये लिमिट्स हैं ये y की है यानी कि y बराबर c, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है ये दोनों और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल, x अक्ष के पैरेलल। तो यहाँ पे ये लिमिट्स तो होंगी y की। तो जो एरिया बनेगा, जो कर्व बनेंगे वो कर्व बनेंगे कुछ इस टाइप के कि ये मान लिया ये तो दो कर्व हैं फाई 1y और ये है फाई 2y। x इक्वल टू लिख सकते हैं कि x इक्वल टू फाई 1y और x इक्वल टू फाई 2y, और ये इस लाइन से बाउंडेड है।
ये लाइन है y इक्वल टू a और ये लाइन है y इक्वल टू b। y इक्वल टू a x अक्ष के पैरेलल कि y बराबर कांस्टेंट जो होता है स्ट्रेट सरल रेखा में या स्ट्रेट लाइन में, y बराबर कांस्टेंट x अक्ष के पैरेलल लाइन होती है। तो ये x अक्ष के पैरेलल दो लाइन से ये जो कर्व का एरिया है वो बाउंडेड किया गया है। तो यहाँ पे जैसे वो अभी एक हमने वो बनाई थी, एक स्लाइड बनाते हैं हम छोटी, जिसका यूज़ हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन लाइंस के पैरेलल ही वो स्लाइड बनती है। तो यहाँ पे वो जो स्लाइड बनेगी वो बनेगी इस तरह से। तो इसको अभी सिर्फ आपको सीखना है, इसका यूज़ क्या है वो हम सीखेंगे वो भी, क्योंकि इंटीग्रेशन में अब इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ना ही स्टार्ट किया है, ये जस्ट इसका बेसिक फॉर्म है। तो इसके बाद में हम बिना लिमिट्स वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। इसके पहले जो जिसमें लिमिट्स दी हुई हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद में कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, लिमिट्स दी नहीं हुई होंगी, तो उस वाले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सीखेंगे इसके बाद में। तो उनमें हम इस स्लाइड का यूज़ करते हैं, तो वो आप जस्ट आपके हैबिट में आ जाए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ स्टार्टिंग से ही। तो ये फॉर्म है, जब dy dx लिखा हो आपको बस इतना सा समझना है कि ये जो क्रम है, यहाँ पे जो क्रम है उसका मीनिंग है कि ये बाद में अप्लाई होगा, ये पहले अप्लाई होगा, और इसका मीनिंग है कि ये पहले अप्लाई होगा, ये बाद में होगा। तो ये जस्ट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो लिमिट जो इंटीग्रेशन पहले लिखा हुआ है वो बाद में सॉल्व होता है, और उधर से जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले सॉल्व होता है। जस्ट इतना सा ध्यान रखना है। और इसको लिखने का तरीका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये C से D ये बाद में अप्लाई होगा, और पहले जो सॉल्व होगा वो होगा phi1y से phi2y, और f(x,y) का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x के रेस्पेक्ट, और ये सॉल्व होने के बाद में इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। तो ये इसका कंसेप्ट है। डबल इंटीग्रेशन के अंदर इसके अलावा जो बेसिक में और बेसिक के आगे जो भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़ें, और जब ये आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम अब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं इसके वो क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको कंसेप्ट ये जो डबल इंटीग्रेशन का है? और तो अपना राय ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें।